बिगिन। सबसे पहले ये समझ लो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा इलेक्ट्रॉनिक्स को। पहला आपका डायोड के तौर पे, सेमीकंडक्टर के स्टडी को पढ़ना ही इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है, और इसमें हम लोग डायोड के तौर पे पढ़ेंगे, स्पेशली जेनर डायोड। और दूसरा होता है दूसरा जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे एज अ रेक्टिफायर वाला चीज़, या फिर आप ये भी पढ़ सकते हो वही लॉजिक गेट्स के बारे में। ठीक है, तो समय को बिना गवाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फंडामेंटल्स क्या होते हैं इसके फंडामेंटल्स। तो सबसे पहले तो एक चीज़ ये समझ लो कि ये जो गोला है वो डिकोड कर रहा है कि आपका होल है। अगर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है तो आपका कंडक्शन करंट को डिनोट कर रहा है। अब देखो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिक प्रॉपर्टी। सबसे पहले पी एन डायोड, पी टाइप का जो इम्प्योरिटीज़ मिला देना चाहता है, इसमें होता है ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटीज़। इसमें क्या होता है कि आपके जो होल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और आपके इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। तो मैं बस इसे ऐसे याद रखा था कि पाई पी एच, इसका जो होता है पी एच वैल्यू तो समझते ही हो ना। हाँ, तो ये आपका पी एच। इस केस में आपका पी से हो जाएगा पी टाइप में आपका होल ज़्यादा होता है। वही अगर पी टाइप में होल ज़्यादा हुआ तो एन टाइप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, होल कम होंगे। बस, तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा होगा कि अगर पी टाइप में आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरी होता है आपका होल, और एन टाइप में आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरी होता है इलेक्ट्रॉन। वही माइनॉरिटी चार्ज कैरी में होता है आपका इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी में इसमें होल होता है एन टाइप में। तो यही था कुछ बेसिक्स से बातें। नेक्स्ट वन इज, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होने का तरीका क्या है। सिंपल रीजन है। सबसे पहला, आप इस डायोड के अंदर, ठीक है, डायोड के अंदर आप पोटेंशियल बढ़ा दोगे, और पोटेंशियल बढ़ाओगे तो इन लोगों के बीच में जो भी ये यहाँ पे प्लस माइनस बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर प्लस माइनस बनना स्टार्ट हो जाएगा तो और यहाँ पे एक लेयर बन जाएगा, और इस लेयर को हम लोग बोलेंगे डिफ्लेक्शन लेयर। और ये डिफ्लेक्शन लेयर के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ तब तो मज़ा ही आ गया। तो इस केस में आपका एक बैरियर बन जाएगा, पोटेंशियल बैरियर, जिसे हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। तो इस केस में अब यहाँ से आपका कोई भी चार्ज पार्टिकल, जो इलेक्ट्रॉन तो जाने से रहा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। हाँ, आपके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे इधर आ जाएंगे, और कुछ हद तक आपके होल्स जो होंगे इसमें रहेंगे। लेकिन अगर बात करते हैं प्रोटॉन के बारे में, सॉरी होल के बारे में, तो होल आपका ज़्यादा से ज़्यादा इधर रहेगा, क्योंकि ये आपको पॉजिटिव एक टाइप से मान लेते हैं हम लोग होल को। तो पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे के साथ है, पॉजिटिव जो है नेगेटिव के साथ, और नेगेटिव जो है पॉजिटिव के साथ। ठीक है, तो इस केस में आपका एक चीज़ बनता है जिसे बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल बैरियर। और इस पोटेंशियल बैरियर में अगर मान लो हमने सिलिकॉन का बता दूं, तो पोटेंशियल बैरियर में सबसे पहले इस केस में, इस रीजन में आपका जो होता है पोटेंशियल बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और एक टाइम के बाद वो फिक्स हो जाता है। अगर सिलिकॉन के लिए आपका जो जेनर ब्रेकडाउन है वो आपका 0.7 वोल्ट होता है। नेक्स्ट वन इज फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइस्ड। होता क्या है इसमें, यहाँ से यूज़ होता है रिवर्स बाइस और फॉरवर्ड बाइस। होता क्या है मुझे बस ये बताओ। 2 टाइप का होता है। सबसे पहला पीएन। इसमें होता क्या है, ऑब्वियसली जो बैटरी का बड़ा डंडा है वो आपके ट्रायंगल के बड़े से इसमें जुड़ा होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस। और फॉरवर्ड बाइस में आपका करंट जो होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरी के चलते आता है। और वो रिवर्स बायस क्या होता है, रिवर्स बायस होता है छोटा वाला डंडा बड़ा वाला डंडा में जुड़ गया, तो उसे हम लोग बोलेंगे रिवर्स वायर। और रिवर्स बायस जो होता है ये स्मॉल करंट के चलते आता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरीज के चलते। तो यहाँ पे इसका एक डायग्राम है, देख लो कि यहाँ पे हुआ क्या था। आपने जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे करंट बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा, इधर भी पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेकडाउन वोल्टेज आ जाता है। ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद
आप कितना भी करंट बढ़ा लो, आपका करंट कांस्टेंट रहने वाला है, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, एक बृहद तौर पे बढ़ता रहेगा। और यहाँ पे जो करंट होता है वो माइक्रो एम्पियर के तौर पे होता है, और समझ लेना यहाँ पे माइक्रो मिली एम्पियर के तौर पे होता है। तो अगर नीचे जाते हो तो ये माइक्रो एम्पियर के तौर पे होता है, और यहाँ पे ऊपर जाते हो तो ये मिली एम्पियर के तौर पे होता है। ये जो जहाँ से ये इसने अवृहद तौर पे बढ़ना स्टार्ट किया उसे हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, अगर उस वक्त से नहीं भी सुन रहे थे तो अब सुनो। फॉर आइडियल डायोड रेजिस्टर इज जीरो। फॉरवर्ड बेस के चलते अगर आइडियल डायोड है और फॉरवर्ड बेस में उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। लेकिन अगर इनफाइनाइट हुआ एंड इनफाइनाइट तो रिवर्स बायस के केस में आपका रेजिस्टेंस जो होता है इनफाइनाइट हो जाता है। अभी क्या समझे आप? फॉरवर्ड बेस में जो आपका फॉरवर्ड बेस है उस केस में आपका जो डायोड है आइडियल डायोड वो होता है रेजिस्टेंस उसका जीरो हो जाता है फॉरवर्ड बेस में, और रिवर्स बायस के केस में आपका इनफाइनाइट हो जाता है। होप आप इतनी दूर तक तो समझ गए हो। नेक्स्ट वन इज, अच्छा डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है भाई? वही जो चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन करंट इज इक्वल टू डायनेमिक रेजिस्टेंस, जिसे आई कहते हैं, आर कहते हैं। नेक्स्ट वन इज, अब आ जाओ, जेनर नाम सुन लिए हो तो जेनर डायोड के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। जेनर डायोड में होता क्या है? जेनर डायोड में होता क्या है कि इसमें कुछ निकम्मे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसमें आ जाते हैं, और ये आने के बाद ये जो होता है यहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं। तो इस केस में होता कैसे है? ये होता कैसे है? मैं होता इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो होता है मैं यहाँ पे वायर कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे ये इसे पॉजिटिव टर्मिनल बना देता हूँ, इसमें नेगेटिव टर्मिनल बना देता हूँ। चूँकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर जितने भी बचे होंगे इधर आने की कोशिश करेंगे, और नेगेटिव टर्मिनल है तो होल्स इधर जाने की कोशिश करेंगे। और इसी चीज़ को आपका एक जेनर डायोड बना के दिखाया जाता है, और इस जेनर डायोड में ये जो होता है ये वाला चीज़ ये बताता है कि ये N है, और ये वाला चीज़ बताता है कि ये P है। और हाँ, इसमें ये चीज़ ध्यान देना होता है कि जेनर डायोड जो होता है हमेशा छोटा वाला डंडा और ये बड़ा वाला डंडा, छोटा वाला डंडा जो होता है उसके ट्रायंगल के पीछे जाके जुड़ा रहता है, छोटा वाला डंडा। और ये जो ट्रायंगल है वो P डिनोट करता है, और ये जो ये चिड़िया शेप की है उसे हम लोग N डिनोट करता है। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे जैसे मैंने पिछले अभी कुछ समय पहले बात किया था कि अगर आप करंट को बढ़ाते जाओगे मतलब पोटेंशियल को आप बढ़ाते जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा जबकि पोटेंशियल बढ़ना बंद कर देगा, और करंट उसमें जो पोटेंशियल जो होता है ब्रेक डाउन हो जाएगा। उस केस में आपका जो करंट होगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, हाँ। और ये सब जेनर डायोड में होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लो कि जेनर डायोड जो होता है हाईली ड्रॉप कर दिया जाता है। दूसरा, डिफ्लेक्शन रीजन जो होता है बहुत ही छोटा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वेरी लार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होने के चलते आपका जो डिफ्लेक्शन एरिया होता है वो कम होता है। साथ ही साथ अगर रिवर्स बायस के स्टेट होता है जिसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड डिफ्लेक्शन रीजन में ब्रेक कर देता है। साथ ही साथ होता क्या है, इसमें होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो कोवलेंट रीजन को ब्रेक कर देते हैं, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें आ जाते हैं इसके रीजन। साथ ही साथ दिस इलेक्ट्रॉन मूव टू इन एन एंड रिवर्स करंट फ्लो फ्रॉम एन टू पी। इसमें होता क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एन साइड की तरफ मूव करने लगते हैं, जिसके चलते रिवर्स करंट फ्लो होने लगता है। और कहाँ से फ्लो होता है, चूंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस पाथ से ऐसे मूव कर रहा है तो इसके ऑपोजिट में आपका करंट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे से ऐसे जा रहा है तो उस केस में आपका जो एक करंट होगा वो ऐसे जाएगा। ठीक है, तो उस केस में आप यहाँ से यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि एन से पी जा रहा है, और ये जो बीच में आपका जो ये डिफ्लेक्शन होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा बीच का बॉन्ड टूट जाता है, तो उस टूटने पे हम लोग बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, अब होता क्या है, इस बड़े से पैमाने को हम लोग बार बार लिख के तो नहीं लिखा सकते, तो इसीलिए हम लोग इसे सिंपलेस्ट वे में लिखते हैं। सबसे पहला कि आप रिवर्स बायस होता है, ये जेनर डायोड रिवर्स बायस होता है जो कि ट्रायंगल के पिछवाड़े से
जुड़ा रहता है। तो चलो फिर यहाँ पे इसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपके साथ कैसे आएगा, सिंपल रीजन के साथ बताऊं तो यहाँ पे आपका एक बैटरी दे दिया जाएगा और बैटरी का जो छोटा वाला डंडा होगा इसके साथ जोड़ दिया जाएगा। यहाँ से एक रेजिस्टेंस दे दिया जाएगा और रेजिस्टेंस जो है इसके साथ और एक यहाँ पे बल्ब लगा दिया जाएगा। तो उनसे पूछा जाएगा कि बता दो इसमें इतना करंट है, इतना करंट है, तो बताओ इसमें ये बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, एज अगर आपका क्रॉस जो होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज हुआ तो ऑलमोस्ट सारा का सारा करंट जो होगा डायोड के थ्रू चला जाएगा, जिसके चलते आपका बॉल जो होगा वो नहीं जलेगा। अगर बात करते हैं कि नहीं, अगर आपका कांस्टेंट V2 हुआ तो इस केस में क्रॉस इट। अगर V2 आपका कांस्टेंट हुआ तो इस केस में आपका ये जो होता है वो क्रॉस कर सकता है। तीसरा, अगर I2 निकालना है तो I2 के लिए V2/RL, ये चीज़। नेक्स्ट वन, आपका जो करंट निकालना टोटल करंट तो I1 + I2, सिंपल। ये सारे रेक्टिफायर के चलते हैं। तो रेक्टिफायर मैंने यूट्यूब से देखा था तो वहाँ पे है रेक्टिफायर का एक सिंपल नोट्स। इसमें होता क्या है कि रेक्टिफायर 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें होता क्या है बस ये बताओ। आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा है, ट्रांसफार्मर के जैसा ही ये भी होता है। ये जो होता है इसमें एक ऑब्वियसली यहाँ पे एक जोड़ दिया जाता है ट्रांसफार्मर का, एक सोलेनॉइड, यहाँ पे एक सोलेनॉइड जोड़ दिया जाता है और साथ ही इसे अर्थिंग कर दिया जाता है, जिसके चलते यहाँ पे जो भी करंट आएगा वो यहाँ से होके इधर चला जाएगा और यहाँ से अर्थिंग होकर 0 हो जाएगा। इसमें होता क्या है, इसका जो वोल्टेज वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता है वो वेव की तरह ऐसे ऑब्वियसली ऐसे चला जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ था अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। तो आउटपुट जो रिजल्ट होने वाला है, जो कि मुझे पॉजिटिव वाला ओवरऑल हिस्सा चाहिए, तो पॉजिटिव वाला हिस्सा में मुझे बस ये चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव वाला तो नहीं चलेगा। ये चलेगा, हाँ चलेगा, ये चलेगा, हाँ चलेगा। तो उस केस में आप ये चला लोगे, यहाँ चला लोगे। तो इसमें इसीलिए बोला जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि पूरा वेव तो बन नहीं रहा है। साथ ही ये बोला जा रहा है कि 1 डायोड ऑनली, इसका एक ही डायोड है। ऑब्वियसली एक डायोड में इसका काम फरिया जा रहा है। नेक्स्ट वन है कि आप पल्सेटिंग और साथ ही यूनिडायरेक्शनल आउटपुट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, दूसरा होता है रेक्टिफायर, जिसमें हम लोग टैप ट्रांसफार्मर के तौर पे इसका काम करते हैं। इसमें 2 डायोड का यूज होता है और ये भी पल्सिंग करता है और साथ ही यूनिडायरेक्शनल आउटपुट देता है ये भी। इसमें होता क्या है आपसे भाई ये बता दो। यूनिडायरेक्शनल होता है यानी कि ये चीज़ आपका ऐसे बताता है। 2 डायोड यूज हुआ तो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर नहीं टैप के जैसा होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ये देखो, आप जब डायोड जोड़ते हो इन दोनों में तो होता क्या है कि ये जो यहाँ से जो करंट है वो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल सीधे हमने यहाँ से ये लिख लिया और यहाँ पे जब पोटेंशियल लिखने जाओगे तो यहाँ पे V0, यहाँ पे V0। जब इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे आपका एक और आ जाएगा, यहाँ पे आपका एक V, अब मान लो कि V1 है, ये आपका V2 है। तो इस केस में आपका V2 इज ग्रेटर देन V1, V1 इज ग्रेटर देन V2। आपका करंट आउटपुट जो भी निकलेगा वो कुछ ऐसा निकलेगा। नेक्स्ट वन इज रेक्टिफायर, जो होता है हाफ वेव के रेक्टिफायर के लिए। ये सारे के सारे फॉर्मूले अगर याद कर लेते हो, इट विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए एवरेज करंट जो होता है वो आपका टोटल चार्ज इन 1 साइकिल अपॉन टाइम ऑफ 1 साइकिल। अगर बात करते हैं एवरेज करंट के बारे में तो I मैक्सिमम अपॉन पाई होता है। IRMS के बारे में बात करते हैं तो I मैक्सिमम अपॉन 2 होता है। और बात करते हैं फुल वेव के बारे में तो फुल वेव का I एवरेज जो होता है 2 मैक्सिमम अपॉन पाई हो जाएगा। और RMS की बात करते हैं तो IM अपॉन 2 हो जाएगा। देयर इज ऑब्वियसली यहाँ पे आपका दिया हुआ है। तो ये था आपका सबसे पहला पार्ट। दूसरा पार्ट में इंटर करते हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। ये है आपका लॉजिक गेट्स के, अब इसमें इंटर करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। ये होता क्या है? एनालॉग सिग्नल जो होता है आपका ये बताता है, जो कि हमने पीछे पढ़ा था, साइनसोइडल का तरीका होता है, जो कि पोटेंशियल वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है। इसमें भी वो पोटेंशियल वर्सेस टाइम का ग्राफ ही दिखाएगा, बट आपकी बार सिग्नल जो होगा वो 2 स्टेट में होगा।
यहाँ पे आपका पोटेंशियल वोल्टेज 1 और यहाँ पे 0 कर दिया जाएगा। तो अगर यहाँ पे ऊपर गया तो इसका मतलब समझ लेना कि 1, और नीचे आया तो समझ लेना लो हुआ है, इसका मतलब 2। ठीक है। लॉजिक गेट्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग लॉजिक गेट का ही यूज़ करते हैं। जैसे आपने वो देखा है क्या कहते हैं, जितना भी कंप्यूटराइज सिस्टम होता है वो सब के सब लॉजिक गेट से के थ्रू ही बनते हैं। नेक्स्ट वन इज लॉजिक गेट के बारे में इंट्रोड्यूस करता हूँ। क्योंकि ये लॉजिक गेट्स जो होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं यूजिंग द रिलेशन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज। इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के रिलेशन से आपके लॉजिक गेट्स बनते हैं। और लॉजिक गेट्स कितने तरीके के होते हैं, आ जाओ इसके बारे में बता दूं। लॉजिक गेट्स कितने ओवरऑल आपका बता दूं तो ये 5 तरीके के होते हैं। सबसे पहला है नॉट गेट, दूसरा है एंड गेट, तीसरा है और गेट। और इन तीनों को बोला जाता है बेसिक गेट, क्योंकि इनसे ही मिलके बहुत सारे गेट बनाए जाते हैं। चौथा होता है नैंड गेट, और पांचवा होता है नॉर गेट। इसे बोला जाता है यूनिवर्सल गेट्स। ये ओवरऑल आपके गेट्स हैं। इसके अलावा भी कुछ कुछ गेट होते हैं जो कि आगे चल के पढ़ने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट वन इज वी विल फुल्ली नो अबाउट नॉट गेट क्या होता है, इसे यूनिवर्सल गेट क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। नॉट गेट के लिए क्या कहते हैं, नॉट गेट जो होता है सिंपल, आपका एक आउटपुट यहाँ से डालोगे, हाँ, और ये जो होता है ये बताता है कि आपका आउटपुट जो है y, यहाँ पे आप एक इनपुट डालोगे a, तो आपका आउटपुट निकलेगा यहाँ से a बार, मतलब a नहीं। तो इस केस में आपका जो ट्रूथ टेबल होगा, अगर आप इनपुट में 1 डालते हो तो आपका आउटपुट जो है वो 0 निकलेगा। अगर आप इनपुट में 0 डालते हो तो आपका आउटपुट 1 निकलेगा। नेक्स्ट वन एंड गेट। एंड गेट क्या होता है, एंड गेट में वही चीज़ होता है कि आप जो भी मटेरियल, मान लो कि आपने 2 को इनपुट भेजा A एंड B, तो आउटपुट के तौर पे उन लोगों का डॉट हो जाएगा A डॉट B। यहाँ पे कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके रियल मैथ से अलग होंगी, तो बी पेशेंस। अगर बात करते हैं इनपुट हाई हुआ, मतलब कि 1 दे दिया, तो इस केस में आपका जो वो था इनपुट एंड, अब ये चीज़ ट्रूथ टेबल के बाद हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला ट्रूथ टेबल क्या हो सकता है, तो आपके इनपुट 2 है, आउटपुट मेरा 1 है। तो इनपुट में मैंने अगर 1 और 0 दिया, तो उस केस में आपका जो होता है 1 और 0 क्या होता है, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 0, तो 0 डाल दो। अगर बात करो कि इनपुट मेरा A जो है आपने 0 डाल दिया, और B जो है आपका 1 डाल दिया, फिर भी 0, और 1 1 दे दिया तो फिर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 0 यानी 0। अब यहाँ से देखते हैं कि अगर आउटपुट में हाई यानी 1 दे दिया, तो उस केस में आपका जो इनपुट होगा वो भी हाई होगा, और आउटपुट आपने लो दे दिया तो आइदर इनपुट विल बी लो। इसका रियल दुनिया में यूज़ क्या है, रियल दुनिया में यूज़ है आपका स्विच के हिसाब से बता देता हूँ। अगर आप एप्लीकेशन इसका होता है कि आपने एक स्विच बंद कर दिया, तो बताइए करंट बॉल जलेगा, नहीं जलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो भी करंट आएगा इसने तो बंद कर दिया, क्या ये अभी ओपन है, तो इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, ये पहले वाला सिस्टम बता रहा हूँ, ये आपका बंद कर दिया। 1 जो होता है बंद करने के लिए, और 0 जो है ओपन करने के लिए। ठीक है, हाँ, तो ये आपका, और 0 ये डिनोट कर रहा है कि आपका बॉल नहीं जला। ठीक है, अगर आपने 1 से इसको बंद कर दिया, इसको खुला रख दिया, बॉल जलेगा, नहीं जलेगा, तो ऑब्वियसली ये चीज़ है। आपने इसको बंद कर दिया, सॉरी इसको खुला रखा और इसको बंद कर दिया, बॉल जलेगा, नहीं जलेगा। अगर आपने इसको और इसको दोनों को बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, तो आपका बॉल जलेगा, हाँ जलेगा। अगर आपने दोनों को दोनों ओपन रखा, क्या बॉल जलेगा, कभी नहीं जलेगा। तो ये चीज़ होता है इसका एप्लीकेशन कि क्वेश्चंस में ऐसे ऐसे आएंगे क्वेश्चंस। स्विच क्लोज, अगर आप यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि आप क्लोज करने वाले स्विच को 1 मानोगे, ओपन करने वाले को 0 मानो। ठीक है, और बल्ब ग्लो करेगा तो 1 और नहीं करेगा तो 0। नेक्स्ट वन इज और गेट। और गेट में क्या होता है, और गेट में सीधी सी बात है, आप जो भी, पहले बात मैं तो भूल जाता हूँ कि डायग्राम कैसे याद रखना। और जो होता है एक बुलेट की माफी होती है, ऐसे बुलेट जाएगा तुम्हें मार देगा, बुलेट और अपाची, तो समझ लेना कि बुलेट और तो बुलेट और अपाची, तो यहाँ से याद रखना बुलेट। अच्छा ठीक है, बुलेट की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे ऐसे। अब बात करते हैं कि ठीक है, इसमें 2 को इनपुट डाला मैंने, तो आउटपुट के थ्रू क्या निकलेगा। तो 2 को इनपुट डाला तो आपके आउटपुट में
जो y है वो आपका जुड़ के आ जाएगा। जैसे इनपुट में मैंने 1 और 0 डाला तो आपका आउटपुट जो है 1 आ जाएगा। अगर इनपुट मैंने 0 1 डाला तो इस केस में आउटपुट आपका फिर से 1 आ जाएगा। अगर इनपुट में 1 1 डाला तो इस केस में आउटपुट आपका फिर से 1 आ जाएगा। अगर इनपुट में आपका 0 0 डाला ऑब्वियसली तो आपका ये 0 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब बड़ी बातें समझ में आ रही होंगी। ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो है वो एंड गेट नहीं और गेट है। देख लो, अगर प्लस लिखा होगा तो और गेट। चलो, तो इसको कैसे हैंडल करोगे, इसका एप्लीकेशन कैसे आएगा? इसका एप्लीकेशन सीधा है, बहुत ही सिंपल है। इसमें होता क्या है, एंड गेट का सिंपल है, आपने दो गो स्विच को पैरेलली जोड़ दिया और साथ ही साथ इसमें करंट फ्लो कराना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे एक बॉल जोड़ दिया। ठीक है, बढ़िया। आपने एक स्विच बंद कर दिया, क्या इसमें बॉल जलेगा? बिल्कुल जलेगा, क्योंकि इससे उसको कोई मतलब नहीं। क्या आपने इस स्विच को बंद कर दिया, क्या बॉल जलेगा अभी? बिल्कुल जलेगा। क्या इस स्विच को बंद कर दिया, इसको ओपन रखने, क्या जलेगा? बिल्कुल जलेगा। अगर मैं कहूँ कि आपने दोनों का दोनों ओपन रखा, क्या बॉल जलेगा? अब नहीं जलेगा। आप कोई भी आपने दोनों का दोनों बंद कर दिया, अब बताओ, स्विच दोनों का दोनों बंद कर दिया, अब बॉल जलेगा? बिल्कुल जलेगा। तो यही सिंपल रीजन होता है। नेक्स्ट वन इज, चूंकि हमने बेसिक लॉजिक गेट्स पढ़ लिए हैं तो अब इसके थोड़ा रूल पे आ जाते हैं, जो कि हम लोग बूलियन अलजेब्रा के थ्रू हम लोग बढ़ेंगे और डी मॉर्गन्स थ्योरम भी इसमें कुछ होगा। सबसे पहले बूलियन अलजेब्रा में देख लो कि ए में आप कुछ भी जोड़ो आपका वैल्यू ए ही आएगा। ए में आप कुछ भी जोड़ो, ए में आप 1 जोड़ो आपका ए ही आएगा, ए में आप 0 जोड़ो आपका वैल्यू ए ही आएगा, ए में आप ए जोड़ो तो 2a नहीं होगा, ए ही होगा। ठीक है। दूसरी बात, आप ए और ए मतलब सेम मटेरियल एक साथ मल्टीप्लिकेशन करते हो तो उस केस में आपका ए ही आएगा। जैसे अगर आप मैथ्स में पढ़ते हो बी और बी के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे बी बी इज इक्वल टू बी ही होगा। अच्छा, एक ए है और एक ए बार है तो उस केस में आपका वैल्यू 0 हो जाएगा और आपका वैसे ए बार का बार इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट वन इज डी मॉर्गन्स थ्योरम। ये क्या कहता है कि अगर आप ए डॉट बी का होल बार जो है अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसको इस पार्ट में भी लिख सकते हो, ए बार प्लस बी बार। और बात करते हैं कि अगर ए प्लस बी का होल बार है तो उस केस में आप ए बार डॉट बी बार भी लिख सकते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन इसे कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज नैंड गेट। नैंड गेट मतलब किस क्या कहना चाहते हो? नैंड गेट जो होता है आपके एंड और नॉट से मिलकर बना होता है। कहने का मतलब यही है, नैंड मतलब छाता, छाता मतलब ये वाला चीज, छाता लगा दिया। तो उस केस में बताओ, दो को इनपुट दिया तो आउटपुट के थ्रू क्या निकलेगा? इसे इनवर्स ऑफ एंड गेट और आउटपुट कहा जाता है। मतलब आउटपुट जो भी इनवर्स गेट एंड गेट का जो भी आउटपुट आया था उसका इन्वर्स कर दोगे तो आपका नैंड गेट मिल जाएगा। ओवरऑल कहना क्या चाहते हो? क्योंकि ये गुल्ला जो है ये डिनोट करता है कि इन लोगों के ऊपर बाढ़ आया है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते। आप ये देख लो, इन्होंने एक इनपुट दिया ए और ये आउटपुट दिया ये, तो इनपुट दो को दिया ए और बी, तो आउटपुट आपका निकला y इज इक्वल टू ए डॉट बी। अब इस केस में आप ए जो है आप 1 पुट करते हो, बी आपका 0 पुट करते हो, तो उस केस में ओवरऑल आना क्या चाहिए था? क्योंकि ए डॉट बी होता है आपका 0, तो 0 होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर बार है तो 0 का बार इज इक्वल टू, समझ में आया? ऐसे ही आपका ये चीज़ होगा कि आप 0 आउटपुट इनपुट में डालते हो, आउटपुट में आप 1 डालते हो, तो ओवरऑल आपका होना क्या चाहिए था? 0, लेकिन आपका उसके ऊपर बार है इसलिए 1 आ जाएगा। 1 और 1 रखे हो तो ऑब्वियसली 1 आना चाहिए था, लेकिन उसके ऊपर बार है इसलिए 0 आएगा। और 0 0 रखते हो तो आपका 0 आना चाहिए था, लेकिन उसके ऊपर बार है तो इसलिए 1 आएगा। अब बात करते हैं कि नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस गेट से हम लोग नॉट गेट बना सकते हैं, हम लोग एंड गेट बना सकते हैं, हम और गेट बना सकते हैं। कैसे? देखो, आप सिंपल ए आउटपुट है आपका, तो आपने सिंपल आपका दो आउटपुट ले लेना, ए और ए। ठीक है, और इस गेट को लगा दो वापस एंड गेट को, नैंड गेट को। अगर नैंड गेट लगा दिया तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि जो ये y है ये आपका a है, ये आपका a है, तो ओवरऑल जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपका सेम है तो यहाँ पे आपका a हो जाएगा और a बार हो जाएगा। अब आप खुद देख लो, अगर आप यहाँ पे 1 डालते हो तो आपका वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 2 डालते हो तो आपका 2 इसमें होता ही नहीं। नेक्स्ट वन है आपका एंड गेट। एंड गेट में क्या होता है,
एंड गेट में आप दो को यहाँ पे जोड़ोगे ए डॉट बी का बार, और फिर से अगेन जब यहाँ पे एक और वैसा जोड़ दोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा ये तो वापस वही चीज़ बनी। नेक्स्ट वन है और गेट। और गेट में क्या जानते हो, एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, नैंड नैंड यहाँ पे लगा दिया, नैंड यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ पे जो होता है ओवरऑल इन लोगों का टांग होता है ये नैंड का, और ये होता है इसका मुंडी। तो इस केस में आपका जो निकल के आ जाएगा ए डॉट पी निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट वन है नॉर गेट। नॉर गेट जो होता है और एंड नॉट से मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं ए और बी जो होता है वो बुलेट होते हैं, तो इसके ऊपर गुल्ला लग जाएगा तो समझ जाना कि ये एंड की बात कर रहा है, नॉर की बात कर रहा है। नॉर के केस में आप क्या करोगे, तो नॉर के केस में सिंपल है, आप ट्रूथ टेबल बनाओगे, चूंकि इन्वर्स ऑफ एंड गेट का इन्वर्स होता है आपका नॉर गेट, तो एंड गेट। हाँ, तो जहाँ जहाँ आपका 0 0 है वहाँ पर आप, और जहाँ जहाँ आपका, चलो तो फिर इसको कैसे सॉल्व करोगे। आपने इनपुट में 1 और 0 दिया, 0 और 1 दिया, 1 और 0 दिया, तो आपका आउटपुट ऑब्वियसली जुड़ के आना चाहिए 1, लेकिन आ रहा है आपका 0। ऑब्वियसली इसके ऊपर बार है इसलिए। नेक्स्ट ऐसे ही चलता जाएगा। और इससे हम लोग नॉर गेट से क्या क्या बना सकते हैं, तो नॉर गेट से अगेन हम लोग यहाँ पे नॉट गेट, और गेट, एंड गेट बना सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। आज बात करते हैं एक्सक्लूसिव गेट्स। एक्सक्लूसिव गेट्स जो होते हैं ये होता है आपका एक्सॉर गेट, यानी एक्सॉर एक एक्सक्लूसिव गेट है, और साथ ही एक्सनॉर गेट। ठीक है, तो चलो ये क्या होता है एक्सक्लूसिव नॉर गेट, ये होता है एक्सक्लूसिव और गेट। होता क्या है ओवरऑल, एक्सक्लूसिव गेट में आपका एक्सॉर जो होता है और के साथ साथ आपका एक यहाँ पे ऐसे लग जाएगा और यहाँ पे दो को जुड़ जाएगा, और इसका जो आउटपुट निकल के आता है वो ए बार डॉट बी प्लस ए बी बार। ठीक है, ट्रूथ टेबल बनाना आना चाहिए, क्योंकि आपकी इसमें बूलियन अलजेब्रा का ज़्यादा यूज हो रहा है। दूसरा होता है एक्सनॉर गेट। एक्सनॉर गेट में एक्सक्लूसिव नॉर गेट होता है। इसमें क्या होता है कि आपने नॉर लगा दिया, मतलब ऐसे ही बनेगा, इसमें आपने एक और यहाँ पे ओ ये नॉट वाला चीज़ लगा दिया, तो इस केस में आपका एक्सनॉर हो गया। और इसमें क्या होता है ए बार बी बार प्लस ए बी। ठीक है, तो उस केस में आपका जो आउटपुट निकल के आ जाएगा कुछ ऐसा निकल के आ जाएगा। क्योंकि ये बना कैसे होता है, तो ये होता है इसके बनने का तरीका। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे देख लो, मैंने कुछ कुछ ऑप्शन गलत किए थे, तो वहाँ पे मैंने लिखा था कि मीनिंग ऑफ रिवर्सल ऑपरेशन। रिवर्सल ऑपरेशन का मतलब होता है, अगर हम आउटपुट को देखें तो आउटपुट को देख के क्लियर बता सके कि इनपुट क्या था। दूसरा होता है डायोड। डायोड का यूज़ वोल्टेज रेगुलेटर में भी किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी, वोल्टेज रेगुलेटर इज कंप्रेसिंग, चाहे ये मैनेजिंग द वोल्टेज इज दिस मच, बता देना है कि बताओ ये कैसे होगा। तो ये सारा का सारा मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट ख़त्म कर दिया, क्योंकि इसमें ये भी आते हैं। रेक्टिफायर तो हो गया अपना, ये पीछे वाला देख लो, आपको अभी भी दिखाता हूँ, ये वाला चीज़ नहीं हो गया आपका, तो आपका ये पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। तो सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। क्या यार।